पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। सारे संसार के सुखों को छोड़कर राजा भरतरी वैराग धारण किए जंगल में थे। सारी ही चीजों का विश्लेषण किया, सारे सुखों का बारीकी से अवलोकन किया, जाना, समझा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी सुख व्यर्थ है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचे देह के सुख आत्मा की उन्नति में बाधा है। जो जितना इंद्रियों के सुखों में लिप्त है वो आत्मघात कर रहा है। एक तरफ है प्लेजर्स ऑफ फ्लेश, इस चमड़ी के सुख, और दूसरी तरफ है एलिवेशन ऑफ सोल, आत्म उत्थान, आत्म उन्नति। ये सुख वस्तुतः सुख तो है परंतु क्षणिक है, पर वो क्षणिक सुख ही आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। कम समय में जो आत्मा ने कमाया उसको
खाली कर देते। क्यों? क्योंकि हर भोगा सुख अपने संस्कार छोड़ जाता है, और वो संस्कार चेतना को उड़ने नहीं देता। आत्मा रुग्ण हो जाती है। आज सुबह की साकार मुरली, 63 जन्मों से तुम बीमार हो, नासूर बन गए हो, तुम्हारी संभाल नहीं हुई, इसलिए बीमारी घर कर गई है। सिवाय अविनाशी सर्जन के तुम्हें इस बीमारी से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो भर्तरी ने जीवन के प्रत्येक सुख का विश्लेषण किया। संसार में जो सारे सुख है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी सुख में दुख समाया हुआ है। संसार के सभी सुखों में दुख निहित है, या फिर वो है दुख ही परंतु दिखाई सुख देता है। इन्हीं विचारों में मगन वो ध्यान में बैठे थे, और ध्यान करते करते भर्तरी की नजर एक हीरे पर पड़ी। जहां ध्यान कर रहे थे वहीं किसी रास्ते पर एक हीरा पड़ा था, और हीरे को देखते ही उनके मन में विचार आया कि ऐसा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा। ये वो व्यक्ति है जिसने संसार छोड़ चुका है, सब कुछ हटा दिया है। उसके बाद भी जैसे ही उस हीरे को देखा, मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ। सोच रहे थे ऐसा हीरा तो मेरे महल में भी नहीं था, क्योंकि पहले कौन थे वो? राजा। सारे राजसी सुख देखे थे। वैराग्य शतकम लिखने से पहले सौंदर्य शतकम भी लिखा था। श्रृंगार शतकम। अत्यंत भोग से अत्यंत वैराग की ओर आई हुई चेतना थी वो। पर फिर भी हीरे को देखा और क्या लगा? इसको ले लूं, क्योंकि ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा है। और जब सोच ही रहे तो अचानक 2 घोड़े सवार 2 तरफ से आ गए। उन दोनों की भी नजर उसी हीरे पर पड़ी, और हर एक ने यह दावा किया कि पहले मैंने इस हीरे को देखा। और देखते ही देखते उन दोनों घोड़सवारों में लड़ाई हो गई, और थोड़ी देर के बाद दोनों की लाशें सामने पड़ी थी। हीरा अब भी वही चमक रहा है। भर्तरी देख रहा है हीरे की तरफ, और देखते देखते फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न चेतना। क्यों हुआ ऐसा? हीरा तो वही है, और कितनी सारी चीजें हो गई कुछ ही समय में। एक व्यक्ति जिसने संसार छोड़ दिया और वैराग को धारण किया था, उसके मन में फिर से लालच, फिर से हलचल, और उसी के सामने वो 2 नए लोग जो अभी जिंदा थे, जिनके लिए जीवन से अधिक मूल्यवान वो हीरा हो गया। अभी तक जीवन मूल्यवान था, उनका प्राण मूल्यवान था, परंतु उससे भी ज्यादा मूल्यवान वो हीरा हो गया। वो घोड़सवार मर गए। उस हीरे ने इसी तपस्वी के मन में हलचल उत्पन्न कर दी, और हीरा वैसे के वैसे ही है। इसलिए क्या कहा बाबा ने आज? आत्मा बीमार है। बीमारी कितने दिन की है? 63 जन्मों की है। नासूर हुए हो, संभाल तुम्हारी हुई नहीं है, इसलिए बीमारी घर कर गई। और सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? देह के प्रति आसक्ति। इतनी गहरी आसक्ति, जितनी आसक्ति ज्यादा उतनी आत्मा उड़ नहीं सकती।
मुरलियों में हमेशा क्या आता है, आत्मा के पंख माया ने काट दिए। और पर कटी चिड़िया की पीड़ा कैसी होती है, उड़ नहीं सकती, दुख में होती है, रुदन होता है, आर्तनाद होता है। तो आज साधना का कितवा दिन है? 28वां दिन। लंबा समय है साधना का, 28वां दिन। एक एक दिन कौन सा दिन हो? आत्म क्रांति का दिन हो। एक एक दिन आत्म परिवर्तन का दिन हो। एक एक दिन कैसा दिन हो? विस्फोट। ओम शांति शांति से ओम क्रांति 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 का दिन हो। हर नया दिन एक नई शुरुआत है नए जीवन की। पुराना दिन अर्थात पुराना जन्म था वो। कल का दिन जन्म पूरा हुआ, सुबह जन्म होता, रात को मृत्यु हो गई। आज नया जन्म है, नई दिवाली, नया प्रकाश, नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई सुबह, नई खोज, नवयुग, नया ज्ञान, नई बातें, नया रूप, नया रंग, नई चाह, नया वैराग, नई जागृति। सब कुछ नया हो, हर दिन नया हो, हमारा जीवन नवीनता हो, नवीनता की क्रांति हो। तो पाठ आवश्यक है। एक ही चीज को रोज रोज दोहराना, एक ही चीज को नई नई रीति से समझना, तो नए आयाम उसी बात के पता चलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितना भी समझ ले, आ ने बा को कितना भी समझ लिया, फिर भी एक प्रश्न तो हमेशा ही रहता है कि बा जो है वैसा क्यों है ना? कोई दो व्यक्ति कितना भी समझ ले, फिर भी एक प्रश्न हमेशा रहेगा कि वो जो है वो वैसा क्यों है। तो खोज जारी रहे। उसी तरह ज्ञान भी है। ज्ञान को कितना भी समझ लो। आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम कौन हो? गणेश, विद्यापति, विघ्न विनाशक, ज्ञान की लाइट माइट तुम में है। कंबाइंड रहो, ज्ञान का सिमरन करो। तो ज्ञान की खोज, ज्ञान का अन्वेषण, सत्यान्वेषण निरंतर जारी रहे। कभी रुकना ही नहीं है इस खोज में, क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। और पुरानी बीमारी तो है ही, और पुराने संस्कार तो है ही, जो बीच बीच में दस्तक देते ही देते। मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आई कम इन। 99 बार तो हम कहते हैं कि ना, पर एक बारी में थोड़ी सी दया आ जाती है, ठीक है, पर कुछ करना मत, उधर बैठना। आज उपवास है, केला हाथ में नहीं रखना, पर हाथ में रखेंगे, खाएंगे नहीं। छिलका निकालेंगे पर खाएंगे नहीं। मुंह में रखेंगे पर खाएंगे नहीं। हमारी स्थिति भी उन बंदरों जैसी है। तो साधना का पथ है, बाधाएं बहुत है, और सबसे बड़ी बाधा है देह का आकर्षण, और सबसे बड़ी बाधा है देह से लगाव, देह से आसक्ति, देह से जो तादात्म्य हो गया है। और इसी तादात्म्य को छोड़ने का एक पुरुषार्थ है लाइटनिंग अप ऑफ डाइट। अपने आहार को हल्का 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 करते जाना, ताकि जो भारीपन है वो कम हो जाए। हर वो पुरुषार्थ करना है जिससे आत्मा पर जो बोझ है वो कम हो जाए, चाहे वो विकर्म हो, पाप कर्म हो या भोजन हो। जब तक वो हल्का नहीं होता है, चेतना उड़ ही नहीं सकती। चेतना को उड़ाना है, और सारे अध्यात्म के अनुभव शरीर के बाहर के हैं। इसलिए वो सहज स्वाभाविक अवस्था हो कि जिसमें देह होते हुए भी जैसे देह है ही नहीं, और
उसका एक बहुत जबरदस्त साधन है आहार में परिवर्तन। जैसे ही आहार परिवर्तन होता है, विचार परिवर्तन होने लगते हैं अपने आप, बिना कुछ किए। बहुत कम संभावना है कि कोई आतंकवादी बैठकर फल खा रहा है, उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये तो सुना है जैसा आहार वैसा, जैसा अन्न वैसा मन, पर अन्न ही मन बनता है। एक एक निवाला, एक एक कोर जो अंदर जा रहा है वो सीधा मन बन रहा है। संकल्पों की रचना हो रही है अन्न के आधार से। इसके लिए हमने ये भी देखा था कि इस भाव दशा में वो स्वीकार किया जा रहा है, कितनी बातें जुड़ी हुई है उससे। वो अन्न किस पैसों से आ रहा है, उसमें जाति दोष कंकड़ पत्थर तो नहीं है। गुण कौन से, रजो है, तमो है, सतो है। भोग लगाया हुआ है या बिना भोग लगाया हुआ है। आसक्ति से खा रहे या अनासक्ति से खा रहे, साक्षी भाव से खा रहे या भोगी वृत्ति से खा रहे। कॉन्शियस ईटिंग है कि बेहोशी में खा रहे, उतना ही खा रहे जितना खाना चाहिए, या फिर ओवर ईटिंग हो रहा है। ये जो मुख है ये पहरेदार है। शरीर का आवाज और पेट की आवाज है, पेट की आवाज सुनकर खा रहे या बस टेस्ट के लिए खा रहे। महात्मा गांधी की एक किताब है अस्वाद की साधना, छोटी सी बुक है, हिंदी। साधना कौन सी? अस्वाद की। डायरेक्ट उन्होंने नहीं लिखी है, पर जिन्होंने लिखी है उन्होंने वो सारी बातें उसमें एक एक चैप्टर वाइज मेंशन की है। ये साधना है अस्वाद की। हाँ, अभी एक प्रश्न आता है, क्या यह हठयोग है? हठयोग अर्थात शरीर को पीड़ा देना, दुख देना। पर अब तक हमने जो कुछ खाया है वही हठयोग है वास्तव में, क्योंकि उसी से ही हमने शरीर को ज्यादा दुख दिया है, शरीर को बीमार किया है, रोगिष्ट किया है। वही सबसे बड़ी हिंसा थी। शरीर को वो नहीं दिया जो उसे चाहिए था, और उसे वो दिया जो विजातीय था, जो पराया था, जो प्राकृतिक नहीं था। वो वास्तव में कहीं ना कहीं हिंसा है। फिर भी सबसे मुख्य है भाव क्या है मन में, किस भाव से स्वीकार किया जा रहा है, खाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है। तो कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे थे आहार की, और उसमें भी विशेष अनाज की। हर चीज की पॉजिटिव और निगेटिव दो बातें होती हैं। एक तरफ तो अनाज ने मानव सभ्यता को जीवित रखा, पर दूसरी तरफ शरीर धीरे 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 खोखला हो गया, रोगी हो गया। जब मनुष्य इस धरती पर आया था कैसा था, और आज क्या हो गया। ये जो उसकी यात्रा है सतयुग से लेकर तो कलयुग अंत तक की, ये यात्रा भोजन की भी यात्रा है। जब धरातल पर प्रथम वो प्रवेश करा था तो उसका पोषण किससे होता था? कॉस्मिक रेडिएशन से, कॉस्मिक लाइट से, प्योर एनर्जी से, प्योर एयर एंड प्योर वाटर। वाटर भी नहीं, केवल उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। शरीर इतना स्वच्छ है, इतना प्योर है कि प्योर बॉडी को किसी बाहर के न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। वो अनुभव जिन्होंने भी प्राकृतिक आहार कुछ साल से लिया होगा उनको अनुभव है कि कितनी कम चीजों की आवश्यकता है। जब इस कलयुग के अंत में कोई एक साल कंप्लीट रॉ डाइट पर रहता है तो उसे यह अनुभव हो जाता है कि कितनी सारी चीजों से मैं छूट चुका हूं और कितनी कम चीजों की मुझे आवश्यकता है। यहां पर यह अनुभव है, योगियों के अनुभव है। जैसे बताया, सिद्ध होने के दो मार्ग बताए हैं, एक नॉन ईटिंग, दूसरा लव,
किसी भी मार्ग से जाओ, एक तो प्रेम का मार्ग, अथाह प्रेम, अनकंडीशनल लव, खुशी, और दूसरा नॉन ईटिंग। तो जब देवता प्रथम धरती पर प्रवेश आए, ऊपर से चेतन आए, वो शरीर बहुत शुद्ध था, प्रकृति इतनी शुद्ध थी। दैट वॉज ब्रेदारियन एज, उसे कहते हैं ब्रेदारियन एज, ब्रेदारियनिज्म। केवल ब्रेथ ऑफ लाइफ, श्वास जो चल रहा है उतना ही काफी है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सतयुग, हाँ वो खा रहे, पर किस लिए? नीड के लिए नहीं। सतयुग अर्थात डिजायरलेसनेस, कोई इच्छा ही नहीं है। सारा प्रॉब्लम कहां से हुआ? डिजायर से, इच्छा से, नीड से। दे वॉन्ट नथिंग, दे नीड नथिंग। उन्हें ना कुछ चाहिए था, ना कुछ किसी चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि संपूर्ण थे वो, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई ले भी रहा है कुछ तो वो प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, नीड के लिए नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण है, 16 कलाओं से युक्त है। और चेतना अभी अभी ऊपर सतयुग से आई, क्या खाना चालू कर देगी? विसंगत है, ये सोच भी विसंगत है। हमारी जो इनिशियल स्टेज है वो है ब्रिदारियन, जैसे हम आए थे, केवल ब्रेथ और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, ही नहीं आवश्यकता। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। ब्रिदारियन इज फिजिकल परफेक्शन। इसलिए जब शरीर में कोई गंदगी ही नहीं तो शरीर रोगी ही नहीं होगा। शरीर रोगी ही नहीं होगा तो कितना भी समय चल सकता है। इसके लिए आयु बहुत लंबी है। एवरेज जो है वो बताया 150, ज्यादा भी हो सकती है, कोई देवता 300 वर्ष का भी होगा, वो तो एवरेज है उतनी। और संपन्नता बहुत है, सब कुछ है यहाँ पर। ऐसे पवित्र वातावरण में कोई आग और चूल्हा जलाए और काला काला कर दे वातावरण को और कमरों को, ये सोच भी नहीं सकता है कोई। ये तो मुरलिया भी चली है इस पर, सतयुग की मुरली, उसमें वर्णन किया है बाबा ने इसका। धीरे धीरे व्यक्ति, देवता लिक्विड्स में आए, लिक्विडेरियन, ये सेकंड रियलिटी है, सूरज या बारिश का पानी। और ये बाबा ने कही हुई बातें तो है, पर ढेर सारे लोग हैं संसार में जो अलग अलग समय पर हुए हैं, ये उनकी लिखे हुई बातें भी है। लिक्विड्स पर आए, फलों का रस, या काटते थे चाकू से, चाकू कहां से लाएंगे? चाकू की जरूरत थी? बाबा ने मुरली में कहा फल लगाया और रस आ गया, पी लिया, बस, काटने की क्या जरूरत है? लिक्विड्स, रसाहार। सतयुग, त्रेता, यही शायद फिर फ्रूटेरियन चालू हुआ, कहीं संभावना है। क्या था वहां पर? खेती होगी नहीं होगी पता नहीं, पर जरूरत नहीं है, इसी से सब कुछ मिल रहा है, सारे पोषक तत्व उसमें है। ये तो छोड़ो, जो नदियां है उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें सब कुछ है, उसमें सारी जड़ी बूटियों का। बीमारी तो है ही नहीं किसी भी प्रकार की। और फिर द्वापर से सारी गड़बड़ चालू हो गई। यहाँ देवभान आया, यहाँ टेस्ट आ गई, फिर यहाँ खेती आ गई, यहाँ नॉनवेज आ गया, और फिर पाक शास्त्र का विस्तार हुआ संसार में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से, और व्यक्तियों ने नई नई चीज खानी चालू की, और ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाया उसने, सब कुछ। और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती गई। बीमारियां चालू कैसे हुई संसार में? उद्गम स्थान कहाँ है? आयुर्वेद था क्या सतयुग में? क्या जरूरत है आयुर्वेद की? सिद्ध था, सिद्ध थेरेपी, कितनी सारी थेरेपीज है, वो कुछ भी नहीं था। मेडिसिन, एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन नाम की बुक है, हमारे मेडिकल की लाइब्रेरी में आती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, बड़ी सी किताब। उसमें सब कुछ वर्णन है, कैसे चालू हुआ सब कुछ, कि पहले किसने सोचा कि पहले डिसीज को क्या समझा जाता था, कोई भूत प्रेत बाधा, और कैसे अत्याचार किए जाते थे, कैसे मार दिया जाता था, और फिर कैसे नए नए लोग आके गए। मेडिसिन में पैरासेल्सस आया, एक एक व्यक्ति आया, उसने अपनी अपनी नई नई थियरी बताई,
और एक एक व्यक्ति जिसने थियोरी बताई उसने इतना रिसर्च किया, उसमें उसकी कभी जान चली गई या लोगों ने उसे मार दिया। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया, सब एक 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 आता गया, एक 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 एक, और कैसे सब आता गया। दिस अ मोस्ट ब्यूटीफुल बुक, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आते गए, और ये विस्तार होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया। फिर ये खाओ वो नहीं खाओ, ये खाओ वो खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, और सब चालू हो गया। और जितने मुख उतनी तरह की थेरेपीज, उतनी बातें। किसी के भी पास जाओ ये बीमारी है तो उसके पास एक सलाह जरूर है हमें देने के लिए कि तुम ये करते हो ना, ये बंद करो, ये चालू करो। और हम भटक गए। तो मार्ग चालू हुआ ब्रेदारियन, लिक्विडेरियन, फ्रूटेरियन, यहाँ तक सब ठीक था। फिर नॉन वेजिटेरियन, फिर वेजिटेरियन में आए, और फिर बहुत 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 सारे अलग अलग प्रकार की डाइट है, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, और करते करते हम यहाँ सबसे नीचे पहुंच गए। अभी हमको वापस अपनी जर्नी चालू करनी है और वहीं पहुंचना है जहाँ थे। और इसको इतना टाइम लग गया 2500 या 5000 वर्ष। तो ये जो यात्रा ये भी बहुत स्लोली ग्रेजुअली होनी चाहिए। जो इसे एकदम करेगा सीधा हॉस्पिटल में, डेथ, स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन, कुछ भी। पर शरीर को स्वच्छ करना जरूर है, और शरीर की स्वच्छता के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएगी। और जो कहा कि शरीर को किसने भारी कर दिया है, तो नॉनवेज ने भारी कर दिया है, दूसरा अनाज ने भारी किया है। इसलिए धीरे धीरे शरीर को अनाज से मुक्त करते जाना है। पर एकदम नहीं होगा ये काम, क्योंकि अनाज के संस्कार हमारे रग रग में है, खींचता है। हम चाहे तो भी, कोई दृढ़ संकल्प से साथ करे भी तो भी नहीं छूट पाता है। किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 20 साल, फिर भी नहीं छूट पाता है। तो आज हम ऐसी 6 कठिनाइयों की चर्चा करेंगे जो ये जो भारी आहार है इसको छोड़ने में आती है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, और फिर उनसे कैसे मुक्त हो। एक दिन का ये पुरुषार्थ नहीं है दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। बहुत स्लोली स्लोली, धीरे धीरे समझते हुए ही जाना पड़ेगा, तो ही इसमें सक्सेस मिलेगी। अनाज से एकदम मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं है। दृढ़ संकल्प शक्ति वाले अगर ठान कर या जोश से इसे छोड़ भी दे तो कुछ कठिनाई अवश्य अनुभव होती है। इन कठिनाई को अगर सही ढंग से समझ नहीं पाए तो इन्हीं कठिनाइयों से उत्पन्न अस्थायी भ्रम या अजीबोगरीब लक्षण हमें जीवन भर अनाज से मुक्त नहीं होने देंगे। तो सबसे पहली कठिनाई है पेट का खालीपन। हमेशा क्या रहता है, पेट खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। दूसरा है बार बार भूख लगना। पहला खालीपन, दूसरा बार बार भूख, तीसरा पके हुए आहार की चाह, कुक्ड फूड की चाह, चौथा कमजोरी, पांचवा जो बीमारियां दब गई थी वो उभरने लगती है, और सबसे मुख्य वजन का गिर जाना। ये 6 प्रॉब्लम्स है जिससे ये अग्नि परीक्षा है। जब तक इससे नहीं गुजरेंगे वो पवित्र शरीर, वो प्योर बॉडी मिलेगी नहीं। लक्ष्य रखना है एंजल ऑफ लाइट बनने का। एंजल ऑफ लाइट अर्थात पवित्र शरीर, कंचन काया, या क्या कहेंगे उसको, दिव्य ज्योतिर्मयी काया, यही प्राप्त हो जाए। ऐसी काया, पवित्र शरीर की कितनी परिभाषा बताई थी उस दिन, 10-12। ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा शरीर जो हल्का हो, ऐसा शरीर स्वस्थ हो, ऐसा शरीर हाँ बुढ़ापा से बहुत दूर, बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा शरीर उमंग उत्साह स्फूर्ति से भरा हुआ, ऐसा शरीर निरोगी हो गया वो भी वही नहीं, और ऐसा शरीर तापमान का जिस पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसा शरीर नो डेथ, ऐसा शरीर
किसी बाहर बाहर के केमिकल्स की जिसको जरूरत नहीं, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। ऐसा शरीर जो जिसमें नींद अपने आप ही कम हो गई है, उसको कभी थकान नहीं होती है, स्फूर्ति रहती है। तो ऐसा शरीर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी है? पेट का खालीपन। प्राकृतिक आहार शीघ्र पचकर पेट से निकल जाने के कारण पेट हमेशा खाली खाली महसूस होता है। बचपन से ठूस ठूस कर हर वक्त दूध, अनाज, वजनदार आहार खाने रहने की आदत की वजह से पेट लंबे समय तक पाचन में ही लगा रहता था। वही प्राकृतिक आहार भरपेट खा लेने के बाद भी भूख तो मर जाती है, परंतु पेट हल्का लगता है। पेट के इसी हल्केपन को हम भूख समझ लेते हैं, वास्तव में वो भूख नहीं है। जब भी हमें भूख लगती है, पहले तो ये डिसाइड करना है क्या ये भूख है या नहीं है। और 99% हम गलत ही निर्णय लेते हैं कि ये भूख है, पर वास्तव में भूख नहीं होती है। वो पेट खाली हो जाना अर्थात भूख नहीं है। हमको लगता है ये भूख है। बचपन से हम इस तरह पेट को खालीपन का कभी अनुभव नहीं किया है। पेट खाली होने से पहले ही भरते रहते हैं। पेट का खालीपन भूख नहीं है, बल्कि शरीर एवं पाचन की स्वाभाविक स्थिति है। जितना पेट खाली उतना ऊर्जा ऊपर बहेगी, जितना पेट में कुछ डालेंगे ऊर्जा उसे बचाने में नीचे बहेगी। इसके लिए खाने के बाद क्या आता है? नींद। एकदम ऐसा लगता है सो जाओ, यहीं पर बेड अगर मिल जाए तो यहीं पे सो जाओ, क्योंकि सारा फ्लो इधर चला गया। रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो पेट खाली होता है, हल्का होता है, परंतु भूख नहीं लगती, शक्ति भरपूर होती है। परंतु आदर्शवश हम नाश्ता करके अपनी स्फूर्ति और हल्केपन को कमजोर कर देते हैं। एक किताब लिखी है किसी ने, नो ब्रेकफास्ट प्लान। नो ब्रेकफास्ट प्लान। रात में ऐसा क्या कर लिया जो सुबह सुबह इतना खाना पड़ रहा है? रात में तो सोए थे, ये ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सुबह सुबह उठे और पाचन तंत्र पर इतना सारा बोझ डाल दिया, अब उसको पचाते रहो। इसकी भी बहुत सारी थियरीज है। कोई लोग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, रादर ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? राजा जैसा, किंग। बहुत भरपूर खा लो, पूरा टाइम नहीं मिलेगा, सेवा बहुत रहती है, हार्ड वर्क है, बहुत खाओ। तो ये कॉन्सेप्ट साइंस भी अभी चैलेंज कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को, ये कितना कहां तक ये राइट है। और कई लोगों ने तो इसके बारे में बहुत पहले से लिख के रखा है, बहुत पहले से। नो ब्रेकफास्ट प्लान। अमेरिका में सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट और ये सब चीजें, ये किताब अमेरिका में लिखी गई है, नो ब्रेकफास्ट प्लान। सुबह सुबह कुछ डाल दिया उसमें, सारी ऊर्जा वहीं। इसलिए जितना हो सके उठने के बाद 6 से 8 घंटा तक ना खाना ना पीना, ये सबसे बेस्ट पुरुषार्थ है। हल्का रख देना शरीर को, और जो पहला डाइट जाए वो लिक्विड्स जाए, कोई भी जूस। उसके बाद में फिर भारी दोपहर को, और फिर वापस हल्का हल्का करते जाना उसको। तो मुख्य आहार योगियों का एक ही हो, जितना ज्यादा डालेंगे उतना शरीर की उससे आसक्ति होगी और शरीरी होना मुश्किल होगा। अब उपाय क्या करें? जिन लोगों को पेट के खालीपन अधिक सता रहा है, वे एकदम हल्के आहार, प्राकृतिक आहार पर रहे, बल्कि ठोस प्राकृतिक आहार जैसे कि केला लो, खजूर लो, नारियल, अंकुरित भीगे मेवे जैसे वस्तुओं के अपने आहार में प्रमुखता रखें। क्या करना है? एकदम नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे करना है। इसलिए कहा ये ट्रांजिशन फेज में बहुत सारी चीजों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे आलू है, बॉइल्ड आलू, उसकी मदद ली जा सकती है। अंकुरित है, ये थोड़ा ठोस है। केला है, ठोस है। खीरा, ये सारी चीजें जो है इसको शामिल करना है, बजाय इसके कि सीधा कुक्ड पर चले जाए सुबह सुबह। थेपला ये हेवी है, पराठा हेवी है, सुबह सुबह हेवी है ये सब चीजें। बजाय उसके ये जाओ तो इससे ऐसा ना लगे कि हम दुखी हो रहे हैं। संतुष्टता। भोजन में 2 ही चीजें हमको चाहिए रहती, कौन सी? एक स्वाद और तृप्ति। ये अगर नहीं मिले, और कोई कहे इसमें ना प्रोटीन ज्यादा है, ये सबसे क्या लेना देना है किसको? कोई खाते समय सोचता है
कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। ये सब थियरी क्लास के लिए ठीक है। खाते समय तो दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो स्वाद और दूसरा एकदम तृप्त हो जाए, मन प्रसन्न हो गया आज, ये दो ही चीज़ें चाहिए। इसलिए हमारा सुझाव है कि अनाज एकदम नहीं छोड़े। अगर आप 3 बार अनाज खाते तो 1 बार फल खाए, 2 बार सलाद, पकी सब्जी खाकर अनाज का कम प्रयोग करें। इस तरह दोपहर को अनाज निकालकर अंकुरित भीगे मेवे उसके स्थान पर लेना शुरू करें। दोपहर में इतना सारा भोजन जो लेते उसके बजाय क्या लेना है, एक बार जूस ले लिया, एक बार अंकुरित, और उसमें ढेर सारा सलाद डाल दो। पेट अगर खाली लगता है उसमें आलू डाल दो, हो गया। और इसी की आदत डालेंगे, रोज मोनो डाइट भी लेंगे तो भी बोर नहीं होगा। उसको नए नए तरीके से सलाद डाल के सजाओ। दिखने में भी अच्छा चाहिए ना। हमारा मन किससे प्रभावित होता है, एक तो स्वाद, अपीयरेंस, स्मेल, सुगंध कैसी है, ये सब चीजें प्रभावित करती है। तो जितना प्राणिक डाइट डालेंगे, हाई प्राणिक ऊर्जा है जिसमें मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, यह सत्व प्रधान, एक अजीब सी खुशी होगी। और ये खाते समय इसको धीरे धीरे खा सकते हैं। आप अंकुरित को फास्ट खा के दिखाओ, नहीं खा सकते। या ओवर ईटिंग करके दिखाओ, कोई 1 कटोरी अंकुरित दे दे और 1 कटोरी क्या दूसरा कुछ नहीं, कुछ ये हलवा या फिर गुलाब जामुन दे दे, साबूदाना खिचड़ी दे दे अच्छी अभी भी। और साबूदाना खिचड़ी खाने के बाद में कोई कहेंगे थोड़ी और लो, हाँ ठीक है डाल दो। अंकुरित खाने के बाद कोई कहेगा थोड़ा और लो, नहीं नहीं बहुत हो गया। आप नेचुरल चीजें ओवर ईट कर ही नहीं सकते। जो भी नेचुरल होगा उसको ओवर ईटिंग इम्पॉसिबल है। हाँ, जो हमने उसको परिष्कृत किया है, प्रोसेस किया है, वो विचार तो था ज्यादा भूख नहीं है 2 रोटी दे देना, 2 रोटी के बजाय पता चला 5 खा ली। यही होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, पता नहीं चलता है हमको। और सामने वाले बहुत ही प्रेम से दे तो फिर बात मत पूछो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ऐसे ही करते हैं ना, प्रेम दिखाते हैं ना, थोड़ा दो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, पेट का खालीपन। तो क्या करना है उसको, ये जो ठोस प्राकृतिक चीजें हैं ना वो उसमें डालनी है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, एक आता है स्वीट पोटैटो का पाउडर भी आता है। और क्या क्या आता है, मोलासेस आते हैं, ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस, एक आता है कोकोनट नीरा, अलग अलग चीजें है संसार में, नेचुरल चीजें बट बहुत पावरफुल। अभी दूसरा, बार बार भूख का लगना। अगर पका अनाज धीरे धीरे कम किया जाएगा तो बार बार भूख लगने की समस्या अधिक नहीं सताएगी। यह कुछ दिनों तक रहकर अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो लोग भरपेट खाने के आदी है उन्हें यह समस्या अधिक महसूस होती है, क्योंकि उनके पेट की थैली भी ठूस कर खाने की वजह से अपने सामान्य आकार से दुगुनी चौगुनी फैल जाती है। किसी को कम से कम 7-8 रोटियां तो चाहिए, तभी जाके पेट तृप्त होता है। ऐसा छोटा मोटा दिया तो बिल्कुल उसको पसंद ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एक नियम काम करता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। शरीर में कितना भी कुछ भी डालो खराब, वो एडजस्ट ही करते जाता है, उसके साथ एडजस्ट करते जाता है। लोग 20-20, 30-30, 50 साल दारू पीते फिर भी जिंदा है, क्योंकि शरीर में बहुत मिराकुलस पावर है, अद्भुत शक्ति है, जो शरीर उसको अपनों को एडजस्ट करते जाता है और फिर एक दिन टूट जाता है। और फिर एक दिन पता चलता है अचानक इतनी सारी बीमारियां, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक सारा ब्लॉकेजेस आ गया, हमको तो कुछ भी नहीं था। अचानक कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आज कोई कहते हम तो सब कुछ खाते फिर भी हमारा अमृत वेला सब ठीक है, ना नींद आती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अचानक एक दिन शॉक लगेगा। जैसे कल 3 प्रकार के दंड की चर्चा की थी, सरकार के दंड तुरंत, ईश्वरीय नियम धीरे धीरे, और ये प्रकृति के सबसे स्लो। तो क्या करना है, ऐसे लोगों को प्राकृतिक आहार पर आने में कम खाने वालों के मुकाबले अधिक समय लगता है, और इन्हें वास्तव में शीघ्र प्राकृतिक आहार पर आने की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए।
ये तो क्या हो जाएंगे, तंग आकर वापस अपने पुराने इसमें चले जाएंगे। इसलिए धीरे 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 जो भी ट्रांजिशन करना है वो क्रांति नहीं करनी है। क्या करना है? रिवॉल्यूशन नहीं करना है, इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन अर्थात स्लोली स्लोली समझ, आपकी दिनचर्या क्या है, सेवा कितनी है, हार्डवर्क कितना है, वो सारे फैक्टर्स देखते हुए करना है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, पके आहार की चाह। एक दिन बोलो किसी को जूस पिए, पूरा दिन जूस पीना है, जितना चाहिए उतना पियो, 2-2 घंटे में, एवरी 2 आवरली जूसेस। इतना पी लिया, फिर भी रात में क्या होता है, एक विचार, रोटी का एक टुकड़ा इतना भी मिल जाए ना, ये जो चबा एक बार लूं ना, बस फिर नींद आ जाएगी। आप पके हुए आहार से दोगुना अंकुरित अनाज खा ले, परंतु आपको फिर भी ऐसा ही लगेगा जैसे अभी कुछ खाया ही नहीं है, कुछ चूक हो रही है, कुछ कमी है। यही तो पके आहार की लत या नशा है। आप आधी रोटी भी खा लेंगे ना तो आपको लगेगा कुछ तृप्ति मिल गई। यही है पके हुए अनाज और आहार में नशे होने का सबूत। हम दिन भर भले ही 4 गुना कैलोरी वाला आहार ले ले, परंतु तृप्ति नहीं होती। एक रोटी या पका हुआ आहार खाने के बाद ही यह नशा शांत होता है। इतना खतरनाक है पके अनाज और आहार का नशा। आहार पकाने के बाद उसके रासायनिक विषाक्तता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही विषाक्तता हमारे नशे का कारण है। पके हुए अनाज को धीरे धीरे कम कर आधी रोटी या थोड़े चावल पर आ जाए। धीरे धीरे रोटी और चावल की जगह पके आहार की चाह को पकाए गए क्षार युक्त आलू, शकरकंद, सिंघाड़ा, हरे मटर, हरे चने, अंकुरित हरी सब्जी और प्राकृतिक आहार से ही आप तृप्त और आनंदित होने लगेंगे। एकाएक पके हुए आहार को छोड़कर प्राकृतिक आहार पर आने की हम राय नहीं देते। हाँ, अगर ये करे भी तो इसमें संकल्प और समझ दृढ़ होते हुए भी मानसिक लड़ाई बहुत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है इसमें? एक इधर की बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई चलती है, अभी वो खाए, अभी वो खाए, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, ईट और नॉट टू ईट। और खा लिया तो पश्चाताप, न खाया तो चाह नहीं खाया तो इच्छा बनी रहती है, और खा लिया तो आत्मग्लानि। बस ये दो व्यक्ति लड़ाई करते रहता है। जो लोग इस मानसिक लड़ाई के बिना प्राकृतिक आहार पर आ जाते हैं वे निश्चय ही सौभाग्यशाली और प्रशंसा के पात्र है। जो बिना किसी एकदम सहज ही उनको लगता है कि ये है मेरा आहार। ऐसे विदेश के कई लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं। एक बहन है जिसकी एक किताब है आई लिव ऑन फ्रूट्स, टीसी फ्राई, और वो एक बहन है, उन दोनों ने मिलकर वो बुक लिखी है आई लिव ऑन फ्रूट्स। बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी। उसमें उसने लिखा है कि मैंने सारे आहार ट्राई किए और एक दिन जैसे फलों पर आ गई, मुझे लगा जैसे मैं अपने घर पहुंच गई, यही मेरा आहार है। वो जैसे संस्कार जागृत हो गए उसके कि यही तो है जिसकी मैं मुझे खोज थी, मैं कहाँ भटक रहा था। ऐसी वो लिखती, मैं कहाँ भटक रही थी। और फिर वो पीछे हटी नहीं। जो उसका इनिशियली बहुत ज़्यादा वजन कम हुआ, फिर धीरे धीरे वेट गेन भी हो गया और वो ठीक हो गई सभी बीमारियों से। अनाज और पके आहार को छोड़ने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, पर पुरुषार्थ करना है कि जितना हो सके प्राकृतिक पर आना चालू करो। फिर उसमें वेराइटीज ढूंढो, और ऐसे नहीं कि रेसिपीज खाली इसी में है। इंटरनेट पे जाओ तो 1000-2000 रेसिपीज है, रॉ डाइट रेसिपीज जिसको कहते हैं, जिनको एकदम दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हम क्या घास फूस खा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी रेसिपीज है। लोगों ने सब कुछ, जैसे हमने पहले उधर का छोड़ा तो इधर पूरा संसार खड़ा कर दिया, बाहर का छोड़ दिया ना तो यज्ञ में ही संसार खड़ा कर दिया भोजन का। वैसे इस भोजन एक दूसरा भी संसार है, रॉ का, नेचुरल डाइट का। और लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, लक्ष्य केवल बीमारी से मुक्ति ना हो, ये बहुत छोटा लक्ष्य है कि हमारी कोई छोटी बीमारी है उससे हम छूट गए, ये तो साइड इफेक्ट करके आएगा। मुख्य लक्ष्य है ये सब करने का आध्यात्मिक उन्नति। क्या होगा? अशरीरी अवस्था का 24 घंटे अनुभव, एंजेलिक स्टेज का अनुभव। एक होता है, ऐसा किसी ने अभ्यास किया, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, पुरुष हूं, ऐसा कोई अभ्यास करता है क्या? क्यों? मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अभ्यास कोई नहीं करती, वो नेचुरल है। उसी तरह
पर हमको अभ्यास करना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा फंस गई है उस देह में। आहार परिवर्तन एक बहुत बड़ा साधन है जो हमें आत्मा और शरीर की जो क्या कहेंगे उसको, भिन्नता है उसका अनुभव कराए, जो पृथकता है उसका अनुभव कराए। जितना नैसर्गिक आहार पर हम जाते हैं, रसाहार पर जाते हैं विशेषतः, ऐसे अनुभव होता है जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर कहाँ है? बैठो योग में और आत्मा सीधा उड़ने लगती है, यह अनुभव होता है। तो ये हो गया तीसरा, पके आहार की चाह रहती है, तो धीरे धीरे करना है इसको। और हो सके तो ये सारी चीज़ें, ये ट्रांजिशनल डाइट है, बीच का संगम युग, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। और खाते समय ये समझकर खाना है, ये मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि मुझे इसकी आवश्यकता है, आई एम जस्ट ईटिंग फॉर एंजॉयमेंट, बाबा का भोग है इसलिए मैं खा रहा हूँ, बाकी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कॉस्मिक लाइट्स जो ज्ञान सूर्य से किरणें मिल रही है, बस उन्हीं से मैं, मेरे शरीर का पोषण हो रहा है। वो अभ्यास उस दिन जो बताया था कर रहे हैं ना सभी, बिंदु को देखकर 16 पॉइंट्स, 7 ज्ञान, पवित्रता, रूप रस स्पर्श शब्द गंध या गुण आ रहे हैं, उसके समान आ रहे हैं, और फिर वरदान आ रहे हैं, और एक में सब कुछ। उस एक बिंदु को देखते हुए ये सारी 16 बातें उसमें लानी है। सब कुछ मुझे उसी से प्राप्त हो रहा है। तो तीसरा, अगली, दबे हुए रोग का उभरना। जैसे ही हल्का आहार किया जाएगा, जो दबे हुए रोग है वो क्या हो जाएंगे? उभरने। उस दिन भी हमने चर्चा की थी, फास्टिंग जब करते हैं तो क्या होता है? कमजोरी आती है, और क्या होता है? किसी किसी को चक्कर आते हैं, बीपी लो हो जाता है, साइकिक इम्बैलेंस होते हैं, और क्या होता है? जो दबा हुआ जो कुछ है बाहर निकलने लगता है, डर जाते हैं लोग, और फिर चौथे ये बहुत खतरनाक है, छोड़ो इसको, चलो अपना वही जो चालू था ना वही ठीक है, उससे पता ही नहीं चलता है कुछ, वो ठीक चालू था। सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में भोजन कर लिया, रात में भोजन कर लिया, सेवा कर ली, योग कर लिया, गुड नाइट, ये ठीक चालू था। ये कहाँ फंस गए? बहुत सारी चीज, पर वो सब टेम्पररी फेज है। जिन व्यक्तियों को अच्छी कड़क भूख लगती है उन्हें शायद प्राकृतिक आहार पर आने में, अनाज को छोड़ने में इन रोग कारक लक्षणों का सामना कम करना पड़े, परंतु जो लोग समय, आदत और उत्तेजना से खाने वाले हैं उन्हें विशेषकर ऐसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। जो उत्तेजना से खाते हैं, जो भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, जो अधिक खाते हैं, जो केवल रस के लिए खाते हैं या फ्रेंड्स को कंपनी देने के लिए खाते हैं, उनके लिए ये कठिनाई है, रोग उभरेंगे, ये सब होगा। इसको कहते हैं डिटॉक्स सिम्टम्स, और ये थोड़ी देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। और ऐसा कौन सा मार्ग है जिसमें बाधा नहीं है? हर एक को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कहा 3 मास तक ये प्रयोग करो कि अपने आहार में अधिक से अधिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, सैलड्स, अंकुरित अनाज लेना ही है तो अंकुरित करके लिया हुआ अनाज, और ड्राई फ्रूट्स, वो भी कैसे? भिगोए हुए। ये जितना 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 ज़्यादा आते जाएगा, अपने आप शरीर से डिटैचमेंट बढ़ती जाएगी, रोगों से मुक्ति होती जाएगी, अशरीरी अवस्था सहज होती जाएगी, योग में लंबा समय बैठ सकेंगे, और शरीर में फुर्ती आएगी, एक अजीबोगरीब, और नए विचार आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऐसा लगेगा पता नहीं एक नया जन्म हुआ है, ये डाइट का नया जन्म, मर्जी हुआ जन्म है, ये भी एक जन्म है। ये सब होगा, गैस बढ़ जाना, ज़्यादा भूख लगना वगैरह वगैरह, पर ये थोड़ी देर रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद में और एक जो मुख्य है वो है कमज़ोरी। क्या अनुभव होता है लोगों को? अब तक इतना ज़्यादा खाने की आदत है और अभी कम कर दिया, तो क्या अनुभव होता है? कमज़ोरी। सबसे बड़ी कमज़ोरी, उठने के बाद चक्कर आना, एकदम अगर नीचे कोई सो रहा है, खड़े हो जाए तो चक्कर आते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सब चीज़ें होती है। इसका मतलब अभी बहुत टॉक्सिन्स अंदर है, अभी गंदगी बहुत है, विषाक्तता बहुत है। जब शरीर प्योर हो जाता है तो ये सब चीज़ें अपने आप चली जाती है। ये लाभकारक ही लक्षण है। ये सब किसके लिए हो रहे हैं? अनाज के साथ जुड़े नमक, मसालों के नशे और उत्तेजना, ये सब इतना सब खाया है, नमक ही नमक डाला है शरीर में, मसाले ही मसाले डाले हैं, मिर्च इतनी डाली है शरीर में, इतनी उत्तेजक पदार्थ उसमें डाले हैं, गरम गरम तेल इतना डाला है,
और कितना ज्यादा तेल, वो तैर रहा है ऊपर ऊपर। तेल वैतरणी नदी। हर चीज को क्या करते हैं हम, छोक 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 वाटिका। जब देखो, जब छोक वाटिका में चावल बना है उसको क्या करो, छोक लगाओ। सब्जी बनी है, छोक लगाओ। तड़का मिर्च में बनाओ, और छोक, और नमक, नमक, मसाले, मिर्च, इतना तेल, ये सब उत्तेजक पदार्थ शरीर में जा रहे, हम रोगी हो रहे। और कहाँ से अशरीरपन हो सकता है। फिर सबसे मुख्य है वजन का गिर जाना। ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ही कहेंगे इसको। इसी को देखकर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हड्डियां दिख रही है तुम्हारी, तो लोग पागल कर देते। पर धीरज से वजन, तो वजन कौन सा घटता है हमारा, जो अगर वजन घट गया मतलब जो वजन था वो झूठा वजन था, वो फालतू वजन था, वो हमारा रियल वजन था नहीं। पका हुआ अनाज अपनी अम्लीय विषाक्तता के कारण शरीर में पानी को बांध कर रखता है। अधिक खाए जाने के कारण शर्करा अतिरिक्त वसा के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, जो इतना अच्छा व्यक्ति दिखता है ना, बहुत स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, चेहरा ऐसा फुला फुला, तो हमको थोड़ा सा ओवरवेट व्यक्ति को ज्यादा स्मार्ट माना जाता है संसार में। अच्छा है, खाते पीते घर का है, सब ठीक चल रहा है, मतलब अच्छा है ये, तो ऐसा देखना लोगों को पसंद है, ये ठीक है। पर ये सब कौन सा वजन है, ये सब चर्बी जमा है, बोझ है ये। पके हुए अनाज से उत्तम कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। इस वजह से अनाज को छोड़ते ही शरीर सबसे पहले अपने बोझ रूपी अतिरिक्त पानी को फेंक देता है तथा फालतू का वसा अर्थात ये चर्बी, फैट को तुरंत निकाल देता है, जिसके कारण झूठा, खोखला, फालतू वजन गायब हो जाता है और हमारा असली वास्तविक वजन सामने आता है। वो वास्तविक वजन है जिसे हम भी देखते हैं तो डर लगता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरा। 75-80 चल रहा था, सीधा अभी 50 नहीं। हटाओ हटाओ सब कुछ। लुक्स, वेट और लुक्स, ये दो चीजें। चेहरा काला पड़ गया, हमने तो सोचा था इधर फायदे में गिनाया तो चेहरे में तेज आएगा, ब्रह्मचर्य को, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो उल्टा हो गया। लोग कहते थे तुम्हारे तो काले, हमारे सफेद बाल काले हो गए, हमारे तो जो काले थे सफेद हो गए। उल्टा उल्टा होने लगा है सब कुछ। लोगों को आगे कहना चाहिए तुम इतने फुर्ती कैसे, लोग तो अब कहते बीमार हो गया, उल्टा कहने लगे, अब क्या करें। हाँ, तुम हो क्या गया, सब ठीक ठाक तो है ना, कुछ बना के लाओगे तुम्हारे लिए। ठोस वजन इतना जल्दी कभी नहीं गिरता, वजन का शीघ्र गिरना ही उसके खोखलेपन का सबूत है। अर्थात वो जो पहली बार गिरा वो गिरना ही है, गिरेगा ही। उसके बाद ही, जो अब गिरने के बाद ही अगर कंटिन्यू करो इस जर्नी पर, इस पाथ पर, तो वो फिर नया वजन जो आएगा ना वो रियल वजन होगा। इसलिए पहली बार तो इसमें से सीता को तो इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ही। अनाज, दूध और मांसाहार का उपयोग कर रहे लोग दरअसल विषाक्तता से लदे हुए और फालतू ही क्या वसा को ढो रहे, अधिक वजन वाले अवश्य दिखते, परंतु यह झूठा खोखला वजन होता ही है। इन आहारों को निकालते ही ये खोखला वजन हवा की तरह फुर हो जाता है। वजन गिरने की इसी भय के कारण लोग इस आहारों को किसी हालत में नहीं छोड़ते। कुछ भी हो जाए ये तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कहा छोड़ो नहीं, कम करो, धीरे धीरे कम करो, ताकि लोगों को पता न चले और अपना काम भी बन जाए। दोनों सेट करो। 2 बार छोड़ दो, 1 बार खा लो, कभी 1 दिन छोड़ दिया तो 2 दिन खा लो, ऐसे उसको एडजस्ट करो धीरे 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 धीरे। अच्छा, अंकुरित को भी छोक लगा के खाते, चलो ये भी ठीक है, चलेगा। फिर धीरे धीरे छोक लगाना छोड़ देना, क्योंकि हमको कोई दूसरा अगर कहे ना ये खाओ, हम नहीं करेंगे वैसा, हमें अपने प्रयोग खुद करने पड़ेंगे। पहले कम से कम अंकुरित पे तो आ गया, अब इसको छोक लगाओ, उसको बहुत सजाओ, फिर धीरे धीरे एक दिन पता चला कि ये क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही ले लो। धीरे 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 जर्नी है ये। स्वस्थ अवस्था में अनाज छोड़ते ही बोझ रूपी और रोग रूपी वजन को शरीर कम कर सामान्य हो जाता है। इस प्रकार के वजन का गिरना स्वास्थ्य की निशानी है। दिस इज द साइन ऑफ हेल्थ। वेट कम हो जाना, वेट अर्थात बीमारी, वेट कम होना अर्थात स्वास्थ्य। लास्ट पॉइंट,
प्राकृतिक आहार से ना तो शरीर में अधिक पानी जमा होता और ना ही अधिक वसा, इसलिए मोटे लोग चाहे जितना प्राकृतिक आहार खा ले उनका वजन कभी नहीं बढ़ता। इसके विपरीत पका हुआ आहार खाते ही उनका वजन तुरंत बढ़ने लगता है। रोगावस्था में वजन तो बढ़ना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ने का अर्थ है रोग का बढ़ना। रोगावस्था की तीव्रता और सारे लक्षण पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही वजन का महत्व शुरू होता है। प्राकृतिक आहार चाहे जितना भी खाए कभी वजन नहीं बढ़ता, संतुलित वजन बनाकर रखता है। रोगावस्था में रोगी का उद्देश्य स्वास्थ्य होना चाहिए, वजन नहीं। वजन स्वास्थ्य के पीछे आता है। वजन कम हो या ज्यादा हो, आप स्वास्थ्य की चिंता करें, वजन की नहीं। वेट इज नॉट हेल्थ, हेल्थ इज नॉट वेट। वो कैसे दिख रहे हो, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाओगे। हाँ, इसलिए दो मार्ग है अभी। एक है जैसे ही प्राकृतिक आहार पर कोई जाता है तो वजन घटता है और पतला दुबला दिखता है। अगर ऐसा नहीं दिखना है तो फिर एक मार्ग है, एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे स्वस्थ तो रहेंगे जरूर, बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, बीमारी कोई नहीं होंगे। दो पतले दुबले व्यक्ति है, दोनों प्राकृतिक आहार पर है, पर इसको लगता है कि मुझे ऐसा दिखना नहीं है, मुझे अच्छा दिखना है, स्वस्थ दिखना चाहिए। क्योंकि लोग कमेंट्स कर करके पागल कर देते हैं यहाँ पर नाक में दम कर देते, पीछे पड़ देते, सबसे ज्यादा परिवार वाले, घर वाले। वो जब तक खाएंगे नहीं उनको तृप्ति नहीं होती है। हमको खिला कर ही, वो बिठा के मुंह में डाल कर ही उनको शांति मिलती है। अगर ये अवस्था है तो नेक्स्ट मेथड है कि जिसको इस आहार पे तो रहना है परंतु ऐसा पतला दुबला भी नहीं दिखना है, ठीक ठाक दिखना है, तो वो अब आहार तो ऐसा ले रहे कि जिससे ठीक ठाक, वजन बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। अब वजन बढ़ेगा कैसे? मेथड इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अर्थात वेट वाली एक्सरसाइज, रनिंग वॉकिंग नहीं, वेट वाली एक्सरसाइज, पुशअप्स, पुलअप्स, क्रंचेस, लंजेस, ये सारा, ये एक्सरसाइजेस अगर करेंगे तो मसल फूलेगी और ये आएगा प्रॉपर इसमें। इसलिए यहाँ एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, इसलिए एक्सरसाइज चालू रहे। इसलिए हमने कहा था 5 बातें हैं। सबसे पहला तो डाइट, मेडिटेशन। फर्स्ट क्लास जो थी उसमें 5 बातें बताई थी। पहला मेडिटेशन, इस साधना का क्या है आधार? मेडिटेशन। दूसरा डाइट, तीसरा फास्टिंग, चौथा एक्सरसाइज और पांचवा बताया था विचार। ये 5 आधार है। थॉट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पर मुख्य ये 5 है, फास्टिंग, डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को अपने जीवन में लाना है, नहीं लाएंगे तो फिर वो डाउन जाएंगे। वो तो वैसे भी जरूरी है, पर जो इस मार्ग पर जाएगा उसके लिए कंपलसरी है वो, नहीं तो पतले दुबले हो जाएंगे। मसल्स को जो है ना एक्सरसाइज चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। अच्छा, ओम शांति। है